नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एस के बुक्स की ये गाइड और एस के बुक्स का ये अभ्यास पेपर सेट है। ये आप अवश्य पढ़ें और एग्ज़ाम में सफलता पाएँ। देखिए, जो हमारी एस के बुक्स की ये जो गाइड है, इसमें चारों ही सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति शामिल हैं। सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के लिए प्रश्न हैं। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक के अनुसार इसमें दिया गया है। मैथ में मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी इस बुक में आपको मिल जाएगा। कठिन प्रश्नों का हल इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो अभ्यास पेपर सेट है, इसमें टोटल 50 पेपर्स दे रखे हैं। 50 पेपर्स जो पिछली 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित है। कठिन प्रश्नों के हल इसमें दे रखा है। सरल व स्पष्ट भाषा में ये 100% सॉल्यूशन के साथ पेपर सेट बनाया गया है। देखिए, प्रत्येक पेपर का ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने के लिए अंदर जो QR कोड दे रखा है उसको आप स्कैन करके देख सकते हैं। तो ये आप गाइड और पेपर सेट एस के बुक्स की आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि हमारी बुक से लगभग 90% और 90% से ऊपर ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिलते हैं। इससे पहले हमने जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे उनका वीडियो हमने डाला था, वहां से आप चेक कर सकते हैं हमारी बुक से। उसमें बाकायदा पेज और क्वेश्चन नंबर भी दे रखा था। तो देखिए, आज हम एक पेपर लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसमें अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो जिनके आने की संभावना रहती है। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य ज्ञान का पार्ट अपन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो आपका उत्तर है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वह रूस है। और भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान है 7वां। भारत के पास विश्व के जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से लगभग 2.4% भाग है। लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के पास है और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। आगे देखिए, सरदार पटेल की एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस जिले में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी है। देखिए, सरदार पटेल जी की ये जो मूर्ति बनाई गई है, ये गुजरात में नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट टापू पर बनाई गई है। और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। मीटर में 182, अगर फुट में पूछ लें तो 597 फीट ऊंची है। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो देखिए, ये कहाँ स्थित है? नर्मदा जिले में। और नर्मदा जिले में किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर और फीट में 597 फीट। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। आगे देखिए, महिलाओं के लिए निम्न में से किसमें स्थान आरक्षित है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायती राज। तो आपका उत्तर है पंचायती राज। पंचायती राज में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। आगे देखिए, बंगाल का पुराना नाम क्या है? कामरूप, वत्स्य, गौड़, मत्स्य। तो आपका उत्तर है गौड़। माना जाता है कि यहाँ इस प्रदेश से
काफ़ी मात्रा में गुड़ का निर्यात होता था, जिसके ऊपर इसका नाम गौड़ प्रदेश रखा जाता था या गौड़ प्रदेश बोला जाता था। तो बंगाल का पुराना नाम है गौड़ प्रदेश या गौड़ प्रदेश। तो आपका उत्तर हो गया गौड़। आगे देखिए, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन, थेम्स, वोल्गा, इनमें से कोई नहीं। ये चार आपके ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर है सीन। ये जो पेरिस है ये फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस, और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। ये जो थेम्स है इस नदी के किनारे लंदन है, और लंदन है ये इंग्लैंड की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी। वोल्गा ये जो नदी है इस नदी के किनारे मॉस्को है, मॉस्को, और ये मॉस्को है ये रूस की राजधानी है, रूस की राजधानी। तो पूछा गया है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो ये सीन नदी के किनारे बसा है। आगे देखिए, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कौन से शहर में स्थित है? लखनऊ, रीवा, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है लखनऊ। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और जयपुर है ये राजस्थान की राजधानी है। रीवा है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। आगे देखिए, अबरहक का विश्व में सबसे अधिक निर्यातक देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, ब्राजील, भारत। तो आपका उत्तर है भारत। अबरहक का विश्व में सबसे अधिक निर्यातक जो देश है वह भारत है। आगे देखिए, पलासी पश्चिम बंगाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1857, 1803, 1757, 1748। ये आपके ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर है 1757। 23 जून 1757 को यह जो युद्ध है ये अंग्रेजों और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला इनके मध्य हुआ, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई, हार, और सिराजुद्दौला की हार हुई। तो यहाँ पूछा है पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, तो ये 1757 आपका उत्तर हो गया। 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई, जीत हुई। आगे देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, जयदेव। ये चार आपके ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से हिंदुस्तां हमारा ये जो गीत है इन्होंने उर्दू भाषा में देशभक्ति के लिए लिखा था। ये एक देशभक्ति गीत है जो उर्दू भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? उर्दू में, देशभक्ति गीत। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ बुक है उससे वंदे मातरम लिया गया था। किससे? आनंद मठ से। आनंद मठ से क्या लिया गया था? वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने गीतांजलि बुक की रचना की थी। गीतांजलि बुक जो लिखी थी उसी के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जयदेव है, इन्होंने क्या लिखी थी? गीतांजलि।
गीतांजलि। और इनका जो महाकाव्य है जयदेव का वह गीत गोविंद है, गीत गोविंद। तो आपका उत्तर है मोहम्मद इकबाल। आगे देखिए, खजुराहो गुफा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये चार आपके ऑप्शन में है। तो आपका उत्तर है खजुराहो है। खजुराहो जो गुफा है, खजुराहो के जो जैन मंदिर है, हिंदू मंदिर हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो आपका उत्तर हो गया मध्य प्रदेश। आगे देखिए वायुसेना का कौन सा पायलट 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी क्षेत्र में उतर गया था? नचिकेता, अभिनंदन, बुंदेला, नरीमन। ये चार आपके ऑप्शन में है। तो आपका उत्तर है अभिनंदन। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय फाइटर प्लेन को मार गिराया था, जिसमें अभिनंदन जो भारतीय विंग कमांडर हैं, फाइटर प्लेन के पायलट हैं, इनको अपनी हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद भारतीय दबाव में पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को, विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के सुपुर्द कर दिया, यानी भारतीय जमीन पे लौट आए थे। आगे देखिए, लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी। ये चार आपके ऑप्शन में है। तो आपका उत्तर है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है और ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है बुध। और सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और ये पृथ्वी है, ये सूर्य से तीसरा ग्रह है। सूर्य से तीसरा ग्रह है। इस पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह। तो यहां पूछा गया है लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो आपका उत्तर है मंगल। आगे देखिए, प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहां पर स्थित है? पटना, गोवा, दिल्ली, मुंबई। तो आपका उत्तर है गोवा। ये सेंट कैथेड्रल चर्च है, ये कैथरीन ऑफ एलेक्जेंड्रिया को समर्पित है। किसको समर्पित है? समर्पित। आगे देखिए, भारत के झंडे का लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:3, 3:2, 3:4, 3:5। तो आपका उत्तर है बी, 3:2। भारतीय झंडे की लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2। तो आपका उत्तर हो गया 3:2। भारतीय झंडे में कुल 3 रंग दे रखे हैं। सबसे ऊपर है केसरिया, उसके बाद सफेद, फिर हरा। केसरिया है ये बल, साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद है ये सत्य,
शांति और पवित्रता का प्रतीक है, और पवित्रता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। हरा है ये समृद्धि, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। और इसमें ये जो सफ़ेद रंग है, इसमें एक चक्कर दिया हुआ है, इसमें 24 तिलियां होती हैं और ये चक्कर गतिशीलता का प्रतीक है, गतिशीलता का प्रतीक है। और ये चक्कर है, ये नीले रंग का है, नीले रंग का। कई बार पूछ लेते हैं कि भारतीय झंडे में जो सफ़ेद रंग में जो चक्कर दे रखा है नीले रंग का, उसमें कुल कितनी तिलियां हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका 24 तिलियां हैं। तो यहाँ पूछा गया है भारत के झंडे का लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 आपका उत्तर है। आगे देखिए, पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? पोरबंदर, विशाखापत्तनम, कोच्चि, मुंबई। तो आपका उत्तर है मुंबई। मुंबई है ये पश्चिम तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक तथा व्यस्ततम बंदरगाह है। तो आपका उत्तर हो गया मुंबई। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ठीक है, किसमें है, किसमें होता है ना। तो आपको पता है ध्वनि को मतलब गति करने के लिए, ध्वनि को पढ़ने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है ना। तो माध्यम की आवश्यकता होगी तो निर्वात, पानी, स्टील और वायु दिया हुआ। इसमें क्या होता है, ध्वनि की सबसे अधिक वेग होगा, सबसे अधिक वेग होता है ठोस में, ठोस के बाद में फिर होता है तरल में और फिर होता है आपका गैस में। ठीक है, तो अपन देख लेंगे। ठोस यहाँ पे स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है और वो कितना होता है? 5960 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं अपन, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक निकालने के लिए अपने को शक्ति को क्या बोल सकते हैं अपन? कार्य बटा समय। ठीक है, कितने समय में कितना कार्य किया वो उसकी शक्ति होती है। ठीक है, तो इसको अपन जूल प्रति यहाँ पे सेकंड बोल दो। ठीक है, समय को, टाइम वैसे, तो इसको जूल प्रति सेकंड को अपन क्या बोल लेते हैं? वाट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास शक्ति का मात्रक क्या आ जाएगा? वाट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप से अपन इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया हुआ है? निम्न में सदिश राशि कौन सी है? अब सदिश राशि की बात करते हैं अपन। सदिश राशि मतलब वेक्टर, वेक्टर की बात करते हैं। उसमें क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए, तो वो क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो देखो, लंबाई में दिशा नहीं होती, कितनी लंबाई क्या है, तापमान में भी नहीं होती, समय में भी नहीं होती। विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन होती तो दूरी है पर उसकी दिशा के साथ दूरी होती है। 5 मीटर पूर्व की ओर, 5 मीटर दक्षिण की ओर। तो ये क्या हो जाएगा? सदिश राशि यहाँ पे विस्थापन है। तो 18 में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहाँ दिया हुआ है आपको बल का सही सूत्र है। तो बल का सूत्र अपन जानते हैं, आपका न्यूटन का सेकंड जो नियम है उसके अनुसार होता है F = m है ना। F बराबर m होता है। m का मतलब मास है, द्रव्यमान है, और a हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो F बराबर m आपका क्या हो जाएगा? बल का सही सूत्र। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ है पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? अब आपको पता है 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है? पानी वाली जो ठोस और तरल अवस्था ना वो सेम होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पर घनत्व की अगर अपन बात करें, सबसे अधिक घनत्व आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? हाइड्रोजन बंध ना वो मजबूत होते हैं, कण क्या होते हैं? पास पास, तो क्या गति नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है? इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व ρ बराबर m/v आप ये ले सकते हैं। ठीक है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो आप आसानी से इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CaCl3। ठीक है, टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। CaCl3 इसका होता है
क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट बात करते हैं 22 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, नहीं है ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल जनित रोग नहीं है मतलब एक रोग यहाँ पे जल जनित है, बाकी 3 रोग जल जनित है और 1 रोग जल जनित नहीं है, क्योंकि वहां नहीं दे रखा। ठीक है, आंत्र ज्वर और हैजा और अमीबेपेसिस, ये चीज पता है आपको कि जल से होती है, जबकि दमा में जल का कोई भी वो नहीं होता कि जल से दमा होता है ना। दमा तो घुटन मतलब एक वो उस टाइप का कह सकते हैं, दम भरना जिसको कहते हैं ना, बुढ़ापे में दम भरता, तो वो जल जनित रोग नहीं है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है। इन्फ्लुएंजा आपको पता है एक विषाणु बीमारी है, विषाणु इसका कारक विषाणु होता है। इसमें क्या होता है, एक एलर्जी टाइप से छींक खांस वगैरह ना, छींक खांसी वगैरह, वो एक एलर्जी, तो इन्फ्लुएंजा विषाणु से आपके बीमारी होती है। ठीक है, तो क्या संक्रमण से फैलती है, एक दूसरे संक्रमण से छींकना वगैरह, वो जैसे अभी कोविड वायरस आया था ना, तो उस टाइप की एक वो भी संक्रमित बीमारी थी, तो ये भी क्या है संक्रमित बीमारी है ना, इन्फ्लुएंजा। 24 ओजोन गैस का सूत्र है, सब लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा अभी बढ़ रहा है एसी वगैरह इनके लगाने में ओजोन परत में क्या छिद्र हो जाता है, उससे क्या है टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी पे, तो ओजोन का O3 ये अपना फॉर्मूला हो गया। 25 में क्या दिया हुआ है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 किलोग्राम हो तो चंद्रमा पर कितना होगा। पृथ्वी पर क्या है 60 किलोग्राम है, तो पृथ्वी और चंद्रमा पे वजन का अलग अलग होना उनके गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण पे। तो क्या चंद्रमा पे ना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का छठा भाग है ना, तो अगर पृथ्वी पे किसका वजन 60 किलोग्राम है ना, तो वहां पे उसका छठा भाग होगा। ठीक है, तो इसका छठा भाग हो जाएगा 60/6 मतलब 10 किलोग्राम क्या हो जाएगा चंद्रमा पे उसका वजन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ 60 से ये तो पूछते क्योंकि रिपीटेशन क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको 600 भी दे सकते हैं ना, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है, जबकि सुचालक की बात करें अपन तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है। ठीक है, और अपन यहाँ हीरे की बात करते हैं तो हीरा कुचालक होता है। 27 में दिया हुआ है रुधिर एक उत्तक है, तो रुधिर कौन सा तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक होता है रुधिर, ये चीज अपन जानते हैं। इसमें क्या होता है रुधिर में प्लाज्मा और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वगैरह ये कण होते हैं, तो वो क्या होता है तरल मात्रा में होते हैं, इस वजह से ये क्या होता है तरल संयोजी उत्तक होता है, टिश्यू जिसको अपन बोलते हैं। 28 नंबर, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखो बायोगैस की अगर अपन बात करते हैं तो बायोगैस में मेथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O2 और H2S वगैरह ये गैसें होती है। ठीक है, तो सबसे मात्रा अधिक मात्रा मेथेन की होती है, ये होता है आपका 55 से 60% के आसपास होती है। फिर उसके बाद में CO2 होती है 35 से 40% के आसपास। ठीक है, तो आप इसको आसानी से मेथेन इसकी बायोगैस में सबसे मात्रा होती है। इसको गोबर गैस भी अपन कहते हैं, गोबर गैस भी पढ़ते हैं। ठीक है, गोबर गैस। नेक्स्ट आपका 29 नंबर, 17 क्लोरीन 35 में न्यूट्रॉन की संख्या है। अब देखो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए अपने पास क्या चाहिए 17C35। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे ना अपन, तो इसको अपने को निकालना पड़ेगा A - Z, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या, तो A क्या है 35 माइनस 17, ये आ गया आपके पास 18। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 18 है, जबकि परमाणु क्रमांक ये जो होता है ये इसमें प्रोटॉन की संख्या भी है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर अपन बात करते हैं तो वो भी 17 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में समान होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या आप A - Z करेंगे तो आपके पास संख्या आ जाएगी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है जैव उत्प्रेरक होते हैं, और ये क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम एक टाइप का प्रोटीन ही है, जो क्या है शरीर की मरम्मत वगैरह करता है, और अपने को एनर्जी वगैरह प्राप्त करने के लिए एंजाइम मतलब प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो एंजाइम को अपन प्रोटीन ही बोलते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट फैटी लिवर ये नहीं प्रोटीन। तो 30 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में क्या कह रखा है 10.3 और 0.07 का मान बताना है। तो देखो अगर मैं अभी राइट नाउ ये देखते हैं कि वैल्यू बाद में निकालेंगे। ठीक है, एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं पहले एक बार के लिए, है ना, दशमलव बाद में लगाएंगे, पहले सीधे सीधे कर लेते हैं। इसको मैं 7 लिख के कर सकता हूँ, तो 7 या 21 और 7। अब देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहाँ पे कितनी है 1 है, और यहाँ पे कितनी है 1 और 2, तो कुल मिला के कितनी संख्या है दशमलव के बाद 3 संख्या है। तो मुझे दशमलव के बाद 3 संख्या चाहिए,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो कितनी संख्या 1 2 3, तो मेरे को दशमलव वगैरह कितनी चाहिए, संख्या 3। तो मेरा जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा 0.721। क्या आएगा 0.721। क्या हुआ, मैंने 721 तो मेरा आंसर निकाला, सीधे सीधे गुणा किया। मुझे दशमलव के बाद कितने स्थान कितनी संख्या दिख रही है, 1 2 3, ठीक है, कितनी दिख रही है 1 2 3, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो यहाँ दशमलव आ गया, तो क्योंकि 1 2 और 3, तो मेरा उत्तर जाएगा 0.721। ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा इसमें, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सी और डी में सिर्फ फर्क कहाँ पे आ रहा है, दशमलव का। यहाँ भी दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, यहाँ कितनी है, यहाँ 2, और यहाँ पे कितनी है हमारी 3, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। एक विद्यालय में 70 लड़के हैं और 280 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत बताना है। लड़कों का प्रतिशत बताना है किसमें, विद्यालय के अंदर। तो विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं, 70 प्लस 280, लड़कियां भी है ना, 70 लड़के हैं 280 लड़कियां हैं, और लड़कों का प्रतिशत बताना है। तो पहले लड़के कितने हैं हमारे 70 हैं, गुणा 100, प्रतिशत निकालेंगे गुणा 100, ये क्या जाएगा हमारा 70 बटे में क्या आएगा 70 प्लस 280 350 गुणा में 100, एकम ये 5 बार, 5 से गया ये 20, तो उत्तर क्या आ गया मेरा 20%। तो लड़कों की संख्या कितनी है मेरी, संख्या प्रतिशत कितना है मेरा 20%। उत्तर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि 35 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो प्याज ली, ठीक है, और 20 रुपये प्रति किलो की दर से हमने 2 किलो चावल लिए। तो हमें कुल मूल्य बताना है, कुल मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना, कुल मूल्य। तो हमारा कुल मूल्य क्या आएगा, पहले तो हमने क्या लिया 35 रुपये की दर से हमने क्या लिया 3 किलो प्याज ली, तो ये क्या है हमारा 105, प्याज का कितना हो गया मूल्य 105, और 20 रुपये की दर से हमने 2 किलो क्या लिए हमने चावल लिए, तो 20 दूनी 40, तो कुल मूल्य आएगा 541, तो कुल मूल्य है 145 रुपये। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी, ठीक है। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा गुणा करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 79,375 रुपये 16% वार्षिक दर से, ठीक है, 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो उसे कुल मूल धन कितना मिश्र धन चुकाना है। ब्याज नहीं पूछा है, पूरा मिश्र धन पूछा है, मतलब मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है हमारा मूलधन कितना है 79,375, ब्याज कितनी है 16 की, तो 116 बटे में 100, पावर क्या आ गई हमारी 2 वर्ष के लिए। इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम 79,000, देखो इसको काटता है 4 से, क्या तो ये आ गया 25, 4 से काटा तो ये क्या गया 29, ठीक है, तो ये आ गया 79,375, 29 गुणा में 29, या इसको मैं लिख सकता हूँ 841, ठीक है ना, 841 बटे में इसको 25 ही 25 रहने दो, 25 गुणा 25 रहने दो, इससे क्या हुआ आसान होगा काटना, काटता है तो ये आएगा हमारा 3 1 7 5, ठीक है। फिर वापस 25 से काटा, फिर क्या आया हमारा 1 2 7, ठीक है, तो ये बचा हमारा 127, और दूसरी जगह हमारा क्या बचा है बाकी वैल्यू 127 गुणा में 841, ठीक है, तो हमारा है 127 गुणा 841, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1,06,807 रुपये, ठीक है, ये कैलकुलेशन देख कर लेना, 1,06,807 रुपये आएगा हमारा क्या मिश्र धन। तो उत्तर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, उत्तर क्या आएगा ऑप्शन डी। कैसे किया बताया, क्यों बताया मैंने, कैलकुलेट क्यों नहीं किया, 7 गुणा 1, ये क्या आया इकाई स्थान क्या आया मेरा 7 आया, तो मुझे ऑप्शन में कहीं और 7 दिख रहा है नहीं, सिर्फ कहाँ दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो इसलिए मैंने सीधे क्या बोल दिया 1,06,807 रुपये, ठीक है, तो इससे उत्तर क्या है मेरा ऑप्शन डी। क्लियर है।
तो मैंने क्या करा, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे क्या इकाई स्थान पता चल रहा है, क्योंकि ऑप्शन में मुझे इकाई स्थान अलग अलग दिख रहा है, तो इसलिए मैंने सीधा ही बोल दिया कि इसको कैलकुलेट करने पे आएगा मेरा क्या 1,06,807 रुपये, क्योंकि मुझे ऑप्शन में कहीं दिख रहा है सिर्फ एक ही जगह इकाई स्थान जहाँ पे 7 है। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। 54 किलोमीटर प्रति घंटे गति वही है जो, इसको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 54 किलोमीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या आएगा 5/18, तो 18 से क्या ये 3, तो 3 × 5 क्या हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो उत्तर क्या जाएगा मेरा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। ₹1500 कुछ भाग 10% की दर से साधारण ब्याज पे तथा कुछ राशि 7% की दर पे दिया है। मतलब 1500 रुपये को हमने 200 में बांटा, एक को 10% की दर से दिया उधार पे और एक को 7% की ब्याज से दिया। तो 3 साल बाद हमें कुल ब्याज कितना आया, 3 साल बाद हमें ब्याज आया कितना, कुल 396 रुपये। तो उसने बोला है कि 10% की दर पे दिए गए पैसे का कितना मूल्य है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो 3 वर्ष के लिए दे रखा है कितना, 3 वर्ष में कितना ब्याज आया मेरा 396 रुपये। तो मैं 1 वर्ष के लिए निकाल सकता हूँ ऐसे, तो क्या आएगा 396/3, तो यह जाएगा 1, 3, 2, तो मेरा 132 रुपये मेरा 1 साल का है। ठीक है, अब ये 132 मेरा रुपये मेरा 1500 रुपये का कितना ब्याज है, 132/1500 गुणा में 100, पेन चेंज 2 0 से 2 0 कटी, देखो 15 से आया हमारा 15 15 15 5 15 8 120। ठीक है, कितना शेष बचा 12 बचा फिर 0, तो 15 तुम्हारा कुल कितना प्रतिशत है 132 मेरा 1500 का 8.8% है। कितना है 8.8% है। अभी हमने सिर्फ प्रतिशत निकाला है किसके लिए, 1 साल में हमारा कितना अगर ये ब्याज अगर आया होता। अब हमें क्या दे रखा है, एक 7 पे दे रखा है, एक 10 पे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, देखो 10 और 7 और ये आ गया हमारा 8.8। ठीक है, यहाँ से करा तो क्या है हमारा 1.2, यहाँ से करा तो हमारा क्या है 1.8, कट करेंगे 6 से गया ये 2, ये गया 3। तो मेरे जो पैसे हैं वो किस हिसाब से बटे हुए हैं, 10% पे मेरा हिस्सा है 3 का और 7% पे मेरा हिस्सा है 2 के, और कुल मेरा क्या ये मिला के क्या है 5 इकाई हमारी हैं, 5 इकाई हमारी किसके बराबर हैं 1500 के रुपये के बराबर। और तो 1 इकाई कितने के बराबर, हमें किसके लिए निकालना है 10 के लिए, तो 10 में कितनी इकाई 3, तो हमारा 3 निकालेंगे सीधे, तो 3 इकाई हमारी आएगी सीधे 1500/5 गुणा में 3। ठीक है, गुणा में क्या आएगा 3, यह आएगा 300, तो 300 गुणा 3 900 रुपये। तो जो मेरे 10% के ब्याज पे दिया है वो 900 दिए हैं और 7% के ब्याज पे कितने दिए हैं 600। ठीक है, तो 10 पे दिए हैं 900 और 7 पे दिए 600, तो हमारा उत्तर क्या देगा ऑप्शन ए, क्या देगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है। क्या करा, पहले हमने क्या करा, जो ब्याज रखा है उसको 1 साल के लिए निकाला, 1 साल के लिए ब्याज क्या है 132 रुपये। अब वो 132 रुपये हमारा जो कुल धनराशि थी जो हमने दी थी उसका कितना प्रतिशत है हमने वो निकाल लिया। ठीक है, अब उससे हमने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 पे भी दिया है हमने 7 पे भी दिया है, पर हमारा मिला के कितना आना चाहिए 8.8, तो उनके लिए हम रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है ना, रेशियो क्या है 3:2। ठीक है, तो 10 पे 3 है और 7 पे 2 है। ठीक है, और कुल 5 इकाई हो गई और टोटल राशि कितनी है 1500, तो 1 इकाई कितने की 300 रुपये की, और तो 3 इकाई हो जाएगी हमारी 900 रुपये। ठीक है, तो 10% पे दिया हमने 900 रुपये, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। दिए गए चित्र में ए ओ सी, ठीक है ए ओ सी ये वाला कोण, ठीक है, और बी ओ सी एक सरल रेखा पे कोण बनाते हैं, तो x का मान बताना है। ठीक है, x का मान बताना है। सरल रेखा पे कोणों का योग कितना होता है 180, तो 4x + 5x किसके बराबर हो गया 180 के बराबर, तो 9x किसके बराबर हो गया हमारा 180 के बराबर, तो x हमारा यहाँ से आ गया 20 डिग्री। ठीक है, x हमारे किसके बराबर आ गया 20 डिग्री, तो मान गया ऑप्शन डी, x का मान है 20 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई
उसकी चौड़ाई की 8 मीटर अधिक है, ठीक है ना, लंबाई उसकी चौड़ाई के 8 मीटर अधिक है, ठीक है। तो अगर चौड़ाई b है तो लंबाई b + 8, ठीक है। यदि उस प्लॉट का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा आयतकार का l × b, और वो किसके बराबर देखा है, 48 के बराबर देखा है, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई बताएं, ठीक है, लंबाई व चौड़ाई बताएं। अब देखो एक तरीका तो ये है कि हमें जो इक्वेशन दी है इनको सॉल्व करें और उसे उत्तर निकालें। एक हमें क्या दे रखा है, उसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी 2, 48 और 8 का, मतलब दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 8 का। यहाँ पे अंतर 8 का है, ठीक है, यहाँ अंतर 8 है, ठीक है, यहाँ अंतर 8 है, ठीक है, और यहाँ अंतर 8 है, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना, पहली इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाई। दूसरा क्या हो रहा है कि दोनों संख्या मतलब l × b का गुणनफल कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। ये कितना रहा 180, तो ये गलत हो गया। ये क्या था 13 × 5 65, तो ये गलत हो गया, ठीक है। 16 × 8 144, ठीक, नहीं ये कितना हो गया हमारा 128, ये हमारा 128, सॉरी 128, फिर भी ये गलत है हमारा। और एक हमारा ऑप्शन क्या देगा 12 × 4, ये आएगा हमारा 48, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सिर्फ ऑप्शन एक ए ही है जो इन कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो उत्तर क्या जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। और अगर इसको लॉजिक से करना है जो हमने उससे किया, तो देखो ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बी को एल की जगह क्या डाल दें, बी डाल दें, तो बी + 8, ठीक है। ये क्या जाएगा 48, और मैं 48 को कैसे तोड़ देता हूँ, जैसे ये साइड में लिखा हुआ है वैसे ही, तो ये गया 4 और 12, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 × 48, तो 4 × 12, तो ये लिखा है 4 + 8, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, बी यहाँ से आया हमारा 4 और एल हमारा यहाँ से आया 12, ठीक है। वैसे इतनी नीड हमें थी नहीं क्योंकि हमने इस चीज़ को यहाँ पे ही लॉजिक से सॉल्व कर लिया, तो उत्तर क्या आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 38 का ऑप्शन ए। 39 देखेंगे क्या कह रहा है, 1 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्ताकार रूप दिया गया है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक तार को मोड़ के बनाया है तो मतलब उसकी परिधि होगी, तो 2πr मेरे किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। ये ध्यान रखना मीटर है ना, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये ध्यान रखना कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 2πr × 100। अब किस में चल रहा है, ये सेंटीमीटर में चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बाद में वापिस चेंज कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो उससे क्या हुआ 50, आर आ गया हमारा 50/π, आर क्या आ गया हमारा 50/π। अब क्या बोला क्षेत्रफल बताएं, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा πr², πr क्या दे रखा है हमने, आर निकाला ये ना 50/π, तो 50/π का स्क्वायर या पाई 50 × 50 बटे में पाई का स्क्वायर, तो पाई से पाई कटा, यह आया हमारा 2500, ठीक है ना, और नीचे पाई है, इसको लिख सकता हूँ 2500 × 7/22, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। ये आ जाएगा 7 5 35 का 5 3 गहरी 7 दूनी 14 14 3 17 0 0 बटे में 22, सीधे से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 22 7 9 5 4 5 4 5 और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा मेरा, ये किस में है सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखेंगे किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो उत्तर मेरा क्या क्या 795.45, उत्तर क्या है मेरा ऑप्शन बी। कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें यूनिट भी क्या है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर पहुंचेगा नहीं, ये भी पहुंचेगा नहीं और ये भी पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, cosec 60 डिग्री का मान, ठीक है। cosec 60 डिग्री क्या हो गया, cosec 60 डिग्री होगा 1/sin 60 और 1/sin 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2
तो ये जाएगा मेरा √3 नीचे ऊपर 2। ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर साइन की कॉस की वैल्यू याद नहीं है तो साइन और कॉस की तो कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी याद नहीं है तो सिर्फ साइन की वैल्यू याद है, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 10 का स्क्वायर की पावर 0। तो ये देखो, ये फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a m की पावर n। तो ये क्या हो जाता है, a m इंटू n। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 गुणा 0, ये क्या जाएगा हमारा 10 की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या होता है हमारा 1। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर क्या आएगा हमारा 1। ठीक है ना, उत्तर क्या आएगा 1। ऑप्शन देखिए, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि अगर 1 नहीं दिखा तो हम बोले यार क्वेश्चन में आंसर गलत है। नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर क्या आ रहा है हमारा 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। log 10 बेस 10 x की वैल्यू हमारे 2 के बराबर देखी है। तो log हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 10 की पावर 2। ये आ जाएगा हमारा x बराबर 100। ठीक है, x बराबर 100, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 क्या होता है हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 30 क्या होता है, cos 30 √3/2। ठीक है, और उसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या होता है √3/2, ये भी, और ये क्या हो गया स्क्वायर। तो देखो प्लस में और ये माइनस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 है तो ये उत्तर आ जाएगा मैं यहाँ से सीधा 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, एक त्रिभुज की भुजाएं देखिए 13, 14, 15। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन को याद रखें, इस क्वेश्चन को याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, इसको मार्क कर लें, क्योंकि यही भुजाएं देकर वो उत्तर पूछता रहता है बार बार। ठीक है, यही भुजाएं दे देता है और उत्तर पूछता रहता है, तो इसको याद रखेंगे। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ पहले, फिर इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, उत्तर आएगा हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 स्क्वायर मीटर ना। ठीक है, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, पर वैल्यू याद रखेंगे कितना आएगा 84। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, हमें क्या देगा 13, 14, 15। तो ना तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, ना ये हमारा क्या है समबाहु है। ठीक है, तो जिसमें इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला लगा दे, इसमें हम क्या लगाएं हीरोन फॉर्मूला। तो ऐसा आएगा हमारा a + b + c बटे में 2। तो a क्या है 13 + 14 + 15 बटे में 2, तो यह जाएगा हमारा 21। तो s का मान आ गया हमारा 21। जब क्षेत्रफल निकालते हैं उसके लिए हमें क्या होता है, s - a, s - b और s - c, और ये a b c हमारे क्या है, तीनों भुजाओं का मान। ठीक है, तो ये अगर लिखेंगे वैल्यू निकालेंगे 21 - a, मतलब a कोई भी ले लो, 13 लेके चलते हैं तो ये आ गया 8। अगला b, तो s - b 21 - 14 तो 7, और c 15 हो गया, तो 21 - 5 15 हो गया 6। ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं, देखो 7 × 3 लिख लेता हूँ, इसको 4 × 2, ये 7 का 7, और ये 2 × 3। हाँ देखो इसको लिखने का इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें मैं जोड़े बनाऊंगा, क्योंकि रूट है तो मुझे जोड़े निकालते जाऊंगा। तो देखो 7 का स्क्वायर बन गया ये, तो बाहर आ जाएगा 7, तो बाहर आ जाएगा 7। फिर 3 और 3 का स्क्वायर बन गया, तो बाहर आ गया 3। ये 2 का जोड़ी बन गई, तो ये क्या गया 2। ये 4 है तो ये 2 का स्क्वायर है, तो ये भी आ गया बाहर 2। तो अब इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। तो उत्तर क्या आया हमारा 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये ध्यान रखें, ये याद रखेंगे, 13, 14, 15 का दे रखा है, तो डायरेक्ट उत्तर क्या लगाएंगे 84 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना त्रिभुज है 13, 14, 15 का, तो क्षेत्रफल पूछा है तो क्या जाएगा हमारा 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखेंगे, 5 लगातार सम संख्याएं a b c d e का औसत क्या देगा 54। तो b और e का गुणनफल बताएं। देखो 5 सम लगातार सम है, ठीक है, a b c एक बार लिख लेते हैं, a b c d और e। ठीक है, उसने क्या बोला, उनका औसत क्या है 54 है,
औसत क्या होगा, मध्य वैल्यू। तो हमारा सी का मान क्या हो जाएगा, हमारा क्या कह सकते हैं हम, सी का मान क्या होगा, 54 होगा। अब लगातार सम संख्या है तो ये 56, ये क्या हो जाएगी हमारी 58, यहाँ से क्या दो कम तो 52 और ये क्या हो जाएगा 50। ठीक है ना, इनका ऑप्शन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 54 आ रहा है। अब क्या बोला उसने, बी गुणा ई, बी गुणा ई। तो बी का वैल्यू क्या है हमारा 52 है और ई हमारा क्या है 58 है। ठीक है, यहाँ से देखो ऑप्शन में देखेंगे भाई 8 दूनी 6, तो 6 कहाँ दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है, मतलब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 55 25, ठीक है, 5 दूनी 10 और 8 5 40, 5 दूनी 10 और 8 5 40 50। ठीक है, तो यहाँ 50 जोड़ा तो यहाँ से वैल्यू आई हमारी 6, 1, 5 और 10 कैरी 1 और ये 3, तो 3016। तो 52 गुणा 58 की वैल्यू आई हमारी 3016। तो बी और ई का गुणनफल हमारा क्या है, ऑप्शन बी 3016। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंध ईंट का है भवन से, मिट्टी से, आग से, पत्थर से। तो ये होगा आंसर बी, ऑप्शन इज करेक्ट, मिट्टी से। तो ध्यान रखिए, रोटी गेहूं से बनाई जाती है, उसी प्रकार ईंट मिट्टी से बनाई जाती है। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। ध्यान से देखना बेटा, यहां हम प्लस का साइन बनाएंगे और ये व्यक्ति यहां खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है लेकिन वो देख कहां रहा है, ये ध्यान से देखें, पश्चिम की ओर देख रहा है। कहां देख रहा है, पश्चिम की ओर देख रहा है, ये वो पश्चिम की ओर देख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये व्यक्ति यहां खड़ा है और वो पश्चिम की ओर देख रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 45 डिग्री दाईं ओर घूमता है। अब ध्यान रखना, ये जो हमारे पास सारी दिशाएं हैं, इनमें ये जो कंडीशन हमने बना रहे हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, और एक यहां से लेके यहां तक, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, ये कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण है। ऐसे ही ये 45 डिग्री क्या मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है। तो 45 दाईं ओर मुड़ेगा तो ये पूरा 90 है, 90 का आधा इधर आप मुड़ोगे 45 डिग्री दाईं ओर। ठीक है, ये राइट साइड मुड़ गए। तो अब उसका मुंह कहां हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया। लेकिन आगे कह रहा है पुनः 180 दाएं घूमता है। 180 का मतलब विपरीत दिशा में हो जाता है। उत्तर पश्चिम की विपरीत दिशा है दक्षिण पूरब, तो ये जस्ट इस दिशा की ओर देखने लग जाएगा। अब ये यहां से यहां जो चला वो कितना चला, 180 डिग्री राइट। तो अब कहां देख रहा है वो, दक्षिण पूरब। ठीक है, दक्षिण पूरब की ओर देख रहा है, खड़ा वहीं है, ध्यान रखना, चलेगा नहीं वो। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं घूमता है। अब यहां से इधर मुंह है उसका, अब 270 डिग्री बाएं घूमेगा। तो ध्यान से देखना बेटा, पहले कितना जाएगा वो, 180 जाएगा, तो 180 जाके यहां आ जाएगा, 180 लेफ्ट, और 90 और जाएगा तो 45 ये हो गया, और 45 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक जब वो चलेगा तो पूरा कितना हो जाएगा, 270 लेफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब वो किधर देख रहा है, दक्षिण पश्चिम में देख रहा है। किधर देख रहा है वो, दक्षिण पश्चिम की ओर। अब क्या कर रहा है, अब उसका मुंह किस दिशा की तरफ है, तो किस दिशा की तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इसका बिल्कुल सही है। ओके, अब देखिए इसके अलावा भी एक शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट से करना चाहते हो। सबसे पहले व्यक्ति का मुंह किधर है, ठीक है, व्यक्ति का मुंह है पश्चिम। ठीक है, अब ध्यान से रखना,
पूरे क्वेश्चंस में जिधर राइट राइट है एक तरफ जोड़ ले, लेफ्ट लेफ्ट को एक तरफ जोड़ लें और जोड़ के फिर आपस में कटा लें, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उधर ही आप मुड़ जाएंगे। तो ये कितना है 45 डिग्री राइट प्लस 180 डिग्री राइट। तो इसको हम जब जोड़ेंगे 45 180 को तो 225 डिग्री राइट हो जाएगा। और ये कितना है 270 लेफ्ट। देखिए 270 कितना है लेफ्ट का माइनस 225 कितना हो जाएगा राइट। तो आपको बचेगा यहाँ 45 डिग्री लेफ्ट। कितना बचेगा 45 डिग्री लेफ्ट। अब ध्यान से देखिए, जब आप पश्चिम की ओर तरफ देख रहे हो 45 लेफ्ट मुड़ोगे तो जैसे ही आप यहां मुड़ोगे 45 लेफ्ट तो आपका जो आंसर होगा दक्षिण पश्चिम होगा। इतना सा होमवर्क करना है तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, ये कह रहा है जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। ठीक है, ध्यान से देखना, जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। अब जयपुर से चलेगी, कहां से चलेगी भैया? वो जयपुर से चलेगी और कहां जा रही है बस? नई दिल्ली जा रही है। ठीक है, और हर 40 मिनट पर वो रवाना होती है, हर 40 मिनट पर रवाना हो जाती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले ही एक बस चली गई। 10 मिनट पहले चली गई, इसका मतलब 40 मिनट में जाएगी, 10 मिनट पहले चली गई तो 30 मिनट बाद में आ रही है। ठीक है, अगली बस, अब अगली बस है, अब ध्यान से देखना, बस है कौन सी है ये? अगली बस 9:45 PM पर आ रही है। ठीक है, 9:45। ठीक है, तो इसका मतलब हर 40 मिनट में जा रही है बस, तो इससे पहले बस गई होगी। ध्यान से देखें तो 9:05 पे गई होगी PM पर, क्योंकि हर 40 मिनट में बस आ रही है। लेकिन 10 मिनट पहले ही बस चली गई, ऐसा एक यात्री को क्लर्क कह रहा है। आगे कह रहा है बताइए कि यात्री को ये जानकारी पूछताछ क्लर्क ने कितने बजे दी। तो एक बात है, जैसे आप यहाँ वो जैसे यात्री 10 मिनट बाद आएगा तो इसमें 10 जुड़ जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 9:15 PM पर। ये जानकारी किसको दी जा रही है? यात्री को दी जा रही है। किसके द्वारा दी जा रही है? क्लर्क के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, अब तो इसका आंसर हो गया 9:15 PM। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र एवं 1 विवाहित पुत्री। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पूरा एक क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में यहाँ तक बोला गया है माता, पिता, 3 विवाहित पुत्र और विवाहित पुत्री है। ठीक है, ध्यान से देखना है इस चीज को, कंडीशन को। 1 विवाहित पुत्री है, पुत्रों में से 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां और 1 के पुत्र है। इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हम पहले मेल और फीमेल को अलग अलग कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास पुरुष संख्या है रहेगी, इधर हमारे पास महिला संख्या रहेगी। ठीक है, ये हमें यहां देखना है। इधर हमें पुरुष रखने हैं, इधर हमें क्या रखने हैं? महिला। चलिए सबसे पहले देखिए पिता और माँ। तो पिता यहां रख दिया मैंने, माँ यहां रख दी। ठीक है, महिला में महिला और पुरुष में पुरुष रख दिए। 3 विवाहित पुत्र, 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र, तो इसका मतलब 3 पत्नी होंगी। तो 3 पुत्र हैं तो 3 इनकी क्या होंगी? पत्नी होंगी, क्योंकि ये कैसे हैं? विवाहित हैं। ये कैसे हैं? विवाहित हैं, इसलिए 3 पत्नियां हैं। 1 विवाहित पुत्री भी है, 1 विवाहित पुत्री है, तो 1 पुत्री है
तो एक विवाहित पुत्री है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, पति, तो इसका पति यहां होगा एक, ठीक है, ये रहा। अब कह रहा है पुत्रों में से दो पुत्रों के दो दो पुत्रियां, अब इनके दो पुत्रों के दो दो पुत्रियां, इसमें 4 पुत्रियां हो गई इनके, ठीक है। आगे कह रहा है एक पुत्र भी है, एक के एक पुत्र है। आगे कह रहा है इस परिवार में कुल महिला सदस्य पूछ रहा है, तो देखिए बेटा महिला कितनी हुई, 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 महिला हो गई। कितनी हो गई भाई, 9 महिला हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी बिल्कुल अपना सही है। देखिए मां है, ठीक है, 1 प्लस 3 पत्नियां हैं, पत्नी हैं कितनी, 3, ठीक है, प्लस 1 पुत्री है, एक क्या है, पुत्री है, और 4 और पुत्रियां हैं, 4 पुत्री और हैं। तो देखिए ये टोटल जो होगा कितना हुआ भाई, 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 महिला सदस्य हैं। कितने हैं, 9 महिला सदस्य हैं। इस प्रकार डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करना है, ध्यान से देखिए, 3 17 45 87 डैश। ध्यान से देखें यहाँ पे 3 से हमें कहाँ जाना है, 17, और 17 से हमें कहाँ जाना है, 45, ठीक है। इसी तरीके 45 से 87, लेकिन 3 से 17 गए, कितना अंतर है आप इस चीज को देखेंगे यहाँ, तो यहाँ प्लस करे 14, कितने, 3 प्लस 14 कितने हो गए, 17। अब यहाँ पे कितना प्लस किया गया है, ध्यान से देखें, तो ये प्लस किए गए हैं यहाँ 28, कितने किए हैं, 28, 8 और 7 5 15, 15 की 5 रख लेंगे, एक हत्ती लग जाएगी, ये 2 और 1 3 और 1 4 45। अब देखिए 14 दूना 28, यहां जोड़े हैं आपने 42, कितने जोड़ दिए, 42, तो 5 और 2 7 और 4 और 4 8, तो देखिए 14 28 42, 14 में 14, 14 दूना 28, 14 3 42। इसका मतलब 14 का गुणा बोले, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौका 56। तो हम कितना जोड़ देंगे भाई, यहाँ आगे प्लस 56 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 56। देखिए 7 और 6 13, हत्ती लगे 1, 8 5 13 और 1 14, तो हमारा जो आंसर बना वो है 143। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 14 का पाड़ा बुल रहा है, ठीक है।